आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार आंदोलन कर रहे किसानों को एक सीधा संदेश दिया है और विपक्षी दलों पर, विपक्ष के नेताओं पर कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि नए कृषि कानून एक ऐतिहासिक शुरुआत हैं, लेकिन विपक्ष ये नहीं चाहता कि इनसे किसानों का भला हो। ये बातें प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात के कच्छ में 3 अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कही हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर अपनी बात खुलकर देश के सामने रखी है और साफ साफ शब्दों में कहा है कि कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं और किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है। लेकिन देश का किसान जागरूक है और वो ऐसी ताकतों को परास्त करके ही रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये दिल्ली के आसपास के किसानों को भ्रमित करने की बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए आज देश के तमाम किसानों को प्रधानमंत्री का ये संदेश बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का आज का ये संदेश सुनने के बाद पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि सरकार इन कानूनों को वापस लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का सीधा संदेश है देश के किसानों के लिए। हम आपको कई दिनों से ये बात बता रहे हैं कि इस आंदोलन के नाम पर किसानों को भड़काने की साजिशें हो रही हैं और किसानों को ये कहकर डराया जा रहा है कि नए कानून के जरिए उनकी जमीनों को छीन लिया जाएगा और उनके सारे अधिकारों की बलि ले ली जाएगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ उदाहरणों के जरिए किसानों के मन की आशंका भी दूर करने की कोशिश की है और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई खरीदार डेयरी चलाने वाले किसानों या फल सब्जी बेचने वाले किसानों से कोई समझौता करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कोई इसके बदले में उनकी जमीन नहीं हथिया लेता। क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है? क्या आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? तो प्रधानमंत्री मोदी उदाहरणों के जरिए किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने देश के किसानों को यह भरोसा दिलाया है कि किसानों का हित सरकार की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता है और सरकार उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए हर समय तैयार है। सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ किसानों की आय बढ़ाना है और उन्हें कृषि के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प देना है। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश के किसानों को ये बात समझाने की कोशिश की है। इसमें 2 इशारे छिपे हुए हैं। पहली बात तो यह है कि सरकार नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी और दूसरी बात यह है कि सरकार किसानों से बातचीत के आधार पर इन नए कानूनों में संशोधन करने के लिए जरूर तैयार है। इसलिए
ये मामला बातचीत से ही सुलझ सकता है और इसमें सरकार को और किसानों को बीच का रास्ता अपनाने की जरूरत है। और बीच का रास्ता ये है कि ये दोनों पक्ष एक दूसरे से बात करें और फिर किसान सरकार को ये बताएं कि नए कानूनों में उन्हें क्या क्या संशोधन चाहिए और सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार है। हम पिछले कुछ दिनों से इस बात की लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारत में लोकतंत्र की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो गई है। भारत में लोकतंत्र के नाम पर हर व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा आजादी चाहिए। जब हम ऐसा कहते हैं तो हम लोकतंत्र की बुराई नहीं कर रहे, बल्कि हम सिर्फ यह सवाल उठाते हैं कि क्या लोकतंत्र के नाम पर आजादी का दुरुपयोग होने लगा है। इस विचार की वजह से कई लोग हम पर भी सवाल उठाते हैं। हमें सोशल मीडिया पर ट्रोल करने की कोशिश होती है, लेकिन हर दिन ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो आपको बताती हैं कि अब हमारे देश में संविधान के नाम पर बहुत कुछ असंवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। आपको याद होगा, कल ही सुप्रीम कोर्ट में भी वर्ष 1975 में लगाई गई इमरजेंसी को असंवैधानिक घोषित करने की मांग पर सुनवाई हुई थी। 45 साल पहले भी एक ऐसी सरकार थी जिसने संविधान की आड़ में ही संविधान की धज्जियां उड़ाई थी और आज भी बहुत सारे लोग ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात को साबित करती कुछ तस्वीरें आज कर्नाटक की विधान परिषद से आई हैं। कहने को तो हमारे देश में विधानसभा और संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन इस मंदिर में कांग्रेस के विधायकों ने विधान परिषद के उपाध्यक्ष को खींचकर धक्के मारकर उनकी कुर्सी से नीचे उतार दिया। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। तस्वीरें अब आप देखिए। ये सब कुछ किसी बस अड्डे पर नहीं हो रहा, किसी रेलवे स्टेशन पर नहीं हो रहा, किसी मोहल्ले के चौक पर नहीं हो रहा। ये सब हो रहा है कर्नाटक के विधान परिषद में। और ऐसी जगहों को हमारे देश में लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। और ये सारे लोग जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा चुने गए उनके नुमाइंदे हैं और ये सब ये कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा परिषद में आज राज्यपाल के निर्देश पर एक दिन का एक विशेष सत्र बुलाया गया था। इस दौरान विधान परिषद के अध्यक्ष प्रताप चंद्र शेट्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना था, जो कांग्रेस के एमएलसी हैं, लेकिन बीजेपी के पास संख्या बल नहीं था। इसलिए बीजेपी ने जनता दल सेक्युलर की मदद से कांग्रेस के चेयरमैन को हटाने की योजना बनाई। अब क्योंकि प्रस्ताव विधान परिषद के चेयरमैन के खिलाफ आना था, इसलिए सत्र शुरू होने से पहले ही बीजेपी और जेडीएस ने अध्यक्ष की कुर्सी पर जेडीएस के एक एमएलसी और उपाध्यक्ष धर्मेगौड़ा को बिठा दिया। इससे कांग्रेस के विधायक नाराज हो गए और फिर इन विधायकों ने असंवैधानिक तरीके से जो कुछ भी किया उसकी तस्वीरें आप सबके सामने हैं। लेकिन ये सब भी लोकतंत्र के नाम पर ही हो रहा है। वैसे मर्यादाएं लागने के मामले में कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, सब एक जैसी ही है। इस हंगामे के बाद जब कांग्रेस के विधान परिषद अध्यक्ष प्रताप चंद्र शेट्टी ने अपनी कुर्सी तक जाने की कोशिश की, तो बीजेपी और जेडीएस के विधायकों ने उन्हें भी कुर्सी तक पहुंचने नहीं दिया। बीजेपी कर्नाटक में सत्ता के लिए जेडीएस और कांग्रेस के साथ संघर्ष करती रही है और ये तीनों ही पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद जैसे तरीके अपनाती हैं। लेकिन कभी इन्हीं तरीकों के सहारे जेडीएस को सत्ता से बाहर करने वाली बीजेपी ने आज विधान परिषद में जेडीएस के साथ हाथ मिला लिया। यानी कांग्रेस के विधायकों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई तो बीजेपी और जेडीएस ने नैतिकता की भी बलि दे दी। कायदे से विधानसभाओं से लेकर संसद तक को संविधान के दायरे में चलना होता है। विधानसभाओं और संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है हमारे देश में, लेकिन भारत में
जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र की वजह से कई बार लोकतंत्र के मंदिरों में ही संविधान की धज्जियां उड़ने लगती हैं। और ये पहली बार नहीं है जब आपने सदन से इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी। इससे पहले भी आपने बहुत सारी तस्वीरें इसी तरह की देखी होंगी। और बात फिर वहीं आ जाती है कि क्या लोकतंत्र के नाम पर आजादी का दुरुपयोग हमारे देश में हो रहा है? कि लोकतंत्र सबको अपनी बात कहने की आजादी देता है, सबको बंद करने की आजादी देता है, हड़ताल करने की आजादी देता है, लेकिन यह आजादी जब परेशानी की वजह बन जाती है तो इस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। और इन्हीं सवालों के केंद्र में है देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स से आई आज की कुछ तस्वीरें। जिस समय पूरा देश कोरोना वायरस से संघर्ष कर रहा है, उस समय अपनी मांगों को लेकर एम्स का नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चला गया है। ये सारे वो लोग हैं जिन्हें असल में अस्पताल के अंदर अलग अलग वार्ड्स में मरीजों की सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या कर रहे हैं अब आप देख लीजिए। एम्स की नर्स यूनियन की कुल 23 मांगे हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम है छठे वेतन आयोग को लागू करने की मांग। इसके अलावा कर्मचारी स्वास्थ्य योजना में सुधार, नर्सों को सरकारी आवास की सुविधा और देश भर के अन्य एम्स के बीच नर्सों के ट्रांसफर की मांग को भी इसमें शामिल किया गया है। और इन्हीं मांगों को लेकर कल दोपहर से एम्स के 5000 पुरुष और महिलाओं का नर्सिंग स्टाफ अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चला गया है। हालांकि इस बीच आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इस हड़ताल पर रोक भी लगा दी है, लेकिन एम्स का नर्सिंग स्टाफ इस आदेश का पालन करेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। एम्स प्रशासन की तरफ से आज हाईकोर्ट में कहा गया कि महामारी के समय में नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर ऐसे नहीं जा सकता, और इसी के बाद हाईकोर्ट ने इस हड़ताल पर रोक लगाई है। लेकिन इन सब के बावजूद आज एम्स में नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर रहा और मरीज परेशान होते रहे। यहां पर हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये नर्सों की मांग नहीं सुनी जानी चाहिए, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं इनकी मांगें नहीं सुननी चाहिए। ये वो लोग हैं जो कितने महीनों से देश के लोगों और इस नई महामारी के बीच दीवार बनकर खड़े हुए हैं, इसलिए पूरा देश इनका सम्मान करता है, पूरा देश इनके लिए तालियां बजाता है। लेकिन अचानक इस तरह से अपनी मांगों को लेकर ऐसे हड़ताल पर चले जाना इस मुश्किल घड़ी में हजारों लोगों की जान को संकट में डालने जैसा है। संकट के समय में अगर वो लोग हड़ताल पर चले जाएंगे जिनके कंधे पर इस महामारी से निपटने की जिम्मेदारी है, तो जाहिर तौर पर लोकतंत्र में दी गई आज़ादी पर सवाल तो उठेंगे ही। आप में से शायद ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होगा कि डॉक्टरों की तरह नर्सों को भी मरीजों का हमेशा ख्याल रखने और अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाने की शपथ दिलाई जाती है। लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ कई बार शपथ लेने वालों को अपने पथ से, अपने रास्ते से भटका देता है। पहले नर्सों द्वारा ली जाने वाली शपथ सुनिए और फिर हम लोकतंत्र के पथ से भटक चुकी आजादी का एक विश्लेषण करेंगे। अभी इन तस्वीरों में आपने देखा होगा जो बैनर्स लगे हुए थे, उसमें एक नारा लगा था, मोर देन प्रेज वी नीड अ रेज, यानी प्रशंसा से ज्यादा पैसा चाहिए। ये जो नर्सिंग स्टाफ है ये कह रहा है कि हमें सूखी प्रशंसा नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए। इसी तरह सांसद या विधायक भी संविधान की शपथ लेते हैं और पूरी निष्ठा के साथ देश के लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का वादा करते हैं। लेकिन हमारे देश में ना तो संविधान की शपथ का कोई मूल्य रह गया है और ना ही स्वास्थ्य कर्मचारियों की शपथ का कोई मूल्य है, क्योंकि लोग अब इस शपथ को गंभीरता से नहीं लेते बल्कि इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझते हैं। यानी लोकतंत्र में जिस चीज को सबसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, जिस चीज को सबसे आसानी से भुलाया जा सकता है, वो है शपथ। और उस शपथ की अब ऐसा लगता है जैसे कोई कीमत नहीं रह गई है। कोरोना वायरस इस साल का ही नहीं बल्कि शताब्दी का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट है और इस विपदा के मौके पर अपने स्वार्थ को ऊपर रखना कहीं से भी नैतिक नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनकी मांगें गलत हैं, हो सकता है इनकी मांगें सही हों, लेकिन उसके लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए।
बावजूद इसके आज एम्स पहुंचे सैकड़ों मरीज परेशान होते रहे। इस हड़ताल ने मरीजों और उनके परिवारों को कैसे मुश्किल में डाल दिया, इस पर हमारी टीम ने एम्स जाकर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आज हमारी जो टीम है वो पूरे दिन एम्स में मौजूद रही और ये रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आएगा कि हम इसे आजादी का दुरुपयोग लोकतंत्र के नाम पर क्यों कह रहे हैं। एम्स नर्सिंग यूनियन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। प्रशासन और यूनियन के बीच बातचीत के दौर चल रहे हैं और मरीज पिस रहे हैं। एम्स में कई वर्षों से लेकर कई महीनों के इंतजार के बाद ऑपरेशन की तारीख मिलती है। हफ्तों के इंतजार और लंबी कतारों से जूझकर टेस्ट की तारीख मिलती है, लेकिन महीनों बाद मिली तारीख आज मिनटों में बेकार हो गई। ये मदन लाल हैं, 60 वर्ष की उम्र है। अपने पोते को दर्द में देखकर भी ये कुछ नहीं कर पा रहे। ये उसी बेबसी के आंसू हैं। मदन लाल का पोता एम्स की इमरजेंसी में भर्ती है। आज उसकी सर्जरी होनी थी, लेकिन नर्स ही नहीं है तो सर्जरी कैसे होगी। आज की डेट दी थी जी कल उन्होंने, कहता 14 तारीख को ये मंगलवार को ऑपरेशन होगा। खून दिया, 5 बोतल तो खून का दिया है उसे। अच्छा, रात को पूरी तैयारी हुई है? हाँ जी हाँ जी, सुबह कह रहे हड़ताल होगी। जब खून देना पड़ रहा तो आप सोचिए वो बीमारी कितनी खतरनाक होगी। हाँ जी, तो खतरनाक जब ये काफी खतरनाक बीमारी। एम्स में नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल की वजह से सर्जरी पर असर पड़ा है। डॉक्टर्स भी फैसला नहीं ले पा रहे कि आखिर मरीज को सर्जरी की अगली तारीख क्या दी जाए। इमरजेंसी में है जी लड़का मेरा पोता, वो कह रहे घर ले जाओ। मैं घर क्या करेंगे, इसको यहीं पे रहने दो फिर। तो मतलब क्या अंदर उनसे जब बात हुई, क्या कोई आ रहा है नर्सेज वगैरह हेल्प करने या कुछ है? कुछ नहीं, नर्स तो नहीं, डॉक्टर आया था जो जिसका पास ये केस है। उन्होंने बोला कि ये जो आज आपका ऑपरेशन नहीं होगा। और उसका कारण उन्होंने क्या प्रोटेस्ट? हड़ताल बताई थी जी, नर्स हड़ताल कर रही है। ये आरती तिवारी हैं। आरती की डिलीवरी होने वाली है। इन्हें आज की तारीख दी गई थी, लेकिन इस हालत में इन्हें एम्स से सफदरजंग के बीच दौड़ भाग करनी पड़ रही है। कहा गया है कि सफदरजंग अस्पताल जाकर दिखा ले। मैं सुबह से ही आज इधर उधर भागा दौड़ी कर रही हूँ। सफदरजंग गई, 4 डॉक्टर के पास गई, उनके पास जाओ, रूम नंबर पर्ची भी बनवा रखी, फिर भी देखने को तैयार नहीं है। जूनियर के पास जाओ, सीनियर के पास जाओ, यही करवा रहे हैं। कोई चेकअप कुछ भी नहीं। वहाँ से फिर मैं यहाँ पे आई हूँ। इन लोगों ने भी नहीं देखा। 18 तारीख की अपॉइंटमेंट ली है, अब आऊंगी, पता नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे। एम्स के हालात की ये 3 तस्वीरें आपको पूरी कहानी बता देंगी। नर्सिंग स्टाफ अस्पताल के लॉन में हड़ताल पर बैठा है। अस्पताल के अंदर मरीज नर्सिंग स्टाफ का इंतजार कर रहे हैं और बाहर मरीज इलाज के लिए परेशान भटक रहे हैं। मरीजों की परेशानी देखकर पहली नजर में यही लगता है कि नर्सिंग स्टाफ मनमानी कर रहा है, लेकिन उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। अरे 23 डिमांड्स है, जिसमें से कि एक पर भी एडमिनिस्ट्रेशन बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमने सडनली इन हीट ऑफ मूवमेंट वी हैव टेकन दिस डिसीजन। हम लोगों ने 1 मंथ पहले नोटिस दिया था। इट वाज अबाउट 13 नवंबर एंड सिंस देन नो वन ऑफ देम हैव कम हियर टू टॉक टू अस। हम बहुत मजबूरी में ये कदम उठा रहे हैं और हम लोग नहीं चाहते कि ये जो हमारी स्ट्राइक है वो आगे बढ़े और इससे मरीजों को नुकसान पहुंचे। नर्सिंग स्टाफ की एम्स प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के पीछे उनकी 23 मांगे हैं, जिन्हें नहीं माना जा रहा। हमारी जो डिमांड है कोई भी नई डिमांड नहीं है। कोरोना के आने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और हमारे डायरेक्टर सर ने जो डिमांड मानी थी, उन्हीं डिमांडों को हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि इधर हम लोगों की सेवा कर रहे थे, उधर ये लोग साइलेंटली हमारा नुकसान कर रहे थे। इसलिए कोई पे हाइक की बात नहीं है, नया पैसा नहीं मांगा जा रहा, नई डिमांड कोई नहीं है। इन मांगों पर बातचीत पिछले 1 वर्ष से चल रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया है कि कोरोना के वक्त में नर्स हड़ताल नहीं कर सकते। एम्स के निदेशक ने नर्सिंग यूनियन से अपील भी की है और कार्रवाई की धमकी भी दी है। It however seems inappropriate that when a country is fighting a pandemic, when we are fighting for our near and dear ones to save lives,
and we know that we need to work only for a few more months, and the vaccine may actually provide a solution. Unfortunately, at this point in time, the nurses union has gone on a strike. एम्स प्रशासन की कोशिश यही थी कि नर्सिंग स्टाफ हड़ताल के बावजूद हालात सामान्य रहें। लेकिन जब जी न्यूज का कैमरा एम्स के अंदर पहुंचा तो वहां के हालात कुछ अलग थे। मरीजों की देखरेख के लिए वार्ड्स में कोई मौजूद नहीं था। कुछ मरीजों के परिवार वाले आसपास मौजूद थे, लेकिन वो भी बेबस थे। जिन वार्ड्स में नर्सिंग स्टाफ की भीड़ रहती थी, वहां आज केवल मरीज थे या कुर्सी पर बैठे उनके परिवार वाले। देखरेख के लिए कुछ डॉक्टर्स जरूर मौजूद थे, लेकिन वो भी नाकाफी थे। लेकिन नर्स नहीं है तो क्या करें? मरीजों को परेशानी हो रही है? मरीजों को तो बहुत परेशानी हो रही है जी। क्या अंदर कैसा है, सब कैसे चल रहा है काम? जब काम तो ऐसे चल रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहा है। जो पुराने हुए हैं ना मरीज, जैसे सेक्शन करना है या कोई दवाई गोली देनी है या साफ सफाई करनी है, वो बता रहे नए को आपस में सहयोग से काम करो। ये शिव सिंह हैं जो अस्पताल के अंदर के हालात आपको बताएंगे। दरअसल इनकी 8 साल की पोती की हालत बहुत खराब है। एम्स में वो पिछले 3 महीने से भर्ती है। आप कह सकते हैं कि हर प्रोफेशन की ही तरह डॉक्टर और नर्स होना भी एक प्रोफेशन यानी पेशा है, और हर कोई बेहतर पैसे और सुविधाएं चाहता है। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन पर यह बात इसलिए फिट नहीं बैठती क्योंकि अकेला यही एक पेशा है जिसमें काम करने वालों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। मरीज की देखभाल में लगा हुआ नर्सिंग स्टाफ मरीजों की सबसे बड़ी उम्मीद होता है। लेकिन इस वक्त एम्स प्रशासन और नर्सिंग स्टाफ के बीच अधिकारों की जंग चल रही है, और इस जंग ने महामारी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर दिया है। दिल्ली से वरुण भसीन और वैभव परमार के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया। ये तस्वीरें देश को बार बार ना देखनी पड़े, आपको बार बार ना देखनी पड़े, इसलिए आज हम ये कह रहे हैं कि अपनी बात रखने और आंदोलन करने का तरीका मानवीय होना चाहिए। सब कुछ रोक कर बदलाव नहीं लाए जा सकते। इसलिए अब देश के लोगों को आंदोलन के ज्यादा सकारात्मक तरीके विकसित करने की जरूरत है, ताकि बार बार सब कुछ बंद करने की बजाय हर बार कुछ नया शुरू किया जा सके। आंदोलन के नाम पर हर बार एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक सकारात्मक शुरुआत होनी चाहिए। इसलिए इसके बारे में हर बार जब आप कोई आंदोलन देखें, कोई विरोध प्रदर्शन देखें, कोई भारत बंद जैसा आह्वान देखें, कोई हड़ताल देखें, तो अब ऐसे लोगों से ये जरूर पूछिए कि क्या विरोध प्रदर्शन करने का इससे बेहतर तरीका उनके पास कोई और नहीं है? क्या अपनी मांगे मनवाने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोगों को परेशान करना जरूरी है? क्या बसें बंद कर देना जरूरी है? बसों को जला देना जरूरी है? क्या रास्तों को जैम कर देना जरूरी है? क्या हर चीज को रोक कर रखना ही, देश की नसों को ब्लॉक करना ही एकमात्र रास्ता रह गया है? भारत को एकता के सूत्रों में पिरोने वाले उस महापुरुष की बात करेंगे जो अगर आज जीवित होते तो लोकतंत्र के नाम पर आजादी का दुरुपयोग देखकर बहुत दुखी होते। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हैं, जिनका वर्ष 1950 में आज ही के दिन निधन हुआ था। वर्ष 1947 में भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन आजाद होने के बावजूद भारत अलग अलग रियासतों और अलग अलग विचारधाराओं में बटा हुआ जमीन का महज एक टुकड़ा बन गया था, जिसे एक साथ लाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज के अखंड भारत का निर्माण किया था। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही भारत एक गणतांत्रिक लोकतंत्र बना, लेकिन 70 वर्षों में यही लोकतंत्र जरूरत से ज्यादा आजादी की वजह से आज चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। अगर सरदार पटेल भी जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र के पक्ष में होते तो शायद वो 500 से ज्यादा रियासतों का इस तरह विलय नहीं कर पाते अपनी शर्तों पर, और शायद लोकतंत्र की अति का प्रयोग करके कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी रियासतें भारत में अपना विलय होने ही नहीं देती। अगर भारत ने इन्हें पूरी आजादी दे दी होती तो इन रियासतों में कश्मीर और हैदराबाद का भारत में विलय सरदार पटेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। भारत के आजाद होने के बाद अंग्रेजों ने कहा था कि 15 वर्षों में भी कोई भारत की इन 565 रियासतों को जोड़ नहीं सकता, लेकिन सरदार पटेल ने लगभग 2 वर्षों में ही पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया था।
यह बिल्कुल आसान काम नहीं था, क्योंकि आजादी से पहले भारत के एक बड़े हिस्से पर अंग्रेज सीधे हुकूमत कर रहे थे और दूसरा हिस्सा वो था जिस पर वहां के राजाओं और रजवाड़ों की हुकूमत थी। ये ऐसी रियासतें थीं जो ब्रिटेन की महारानी की गुलामी स्वीकार कर चुकी थी, यानी थे तो ये भी गुलाम, लेकिन अपने आप को राजा कहा करते थे, अपने आप को नवाब कहा करते थे। इनमें से कई राजाओं के पास अपनी सेनाएं भी थीं और कुछ राजा तो ऐसे थे जिनके पास लड़ाकू विमान भी थे। यानी इन 565 रियासतों का भारत में विलय करना कोई आसान काम नहीं था। और इससे पहले जो एक राष्ट्र का कॉन्सेप्ट होता है, जो देश का एक विचार होता है, जिसमें देश एक होता है, वो हमारे देश में था ही नहीं। पूरा देश अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। तब सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति से हैदराबाद के नवाब को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी तरह उनकी कोशिशों की वजह से ही नवंबर 1948 में भारतीय सेना की मदद से जूनागढ़ रियासत को भी भारत में शामिल किया गया था। हालांकि कश्मीर के मुद्दे से सरदार पटेल को जानबूझकर दूर रखा गया। देश का गृह मंत्री होने के नाते उन्हें वो ताकत वहां पर नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। और कश्मीर में अब आपको समझ में आता होगा, लोकतंत्र के नाम पर जरूरत से ज्यादा शुरुआत में आजादी दी गई। हमने कश्मीर की शर्तों को लोकतंत्र के नाम पर स्वीकार कर लिया और कश्मीर एक ऐसा नासूर बन गया हमारे देश के लिए जो कि वर्षों तक हमें परेशान करता रहा, आज भी कर रहा है। इन मुश्किलों के बावजूद सरदार पटेल ने कुछ ही वर्षों में इन रियासतों को एक सूत्र में बांधकर अखंड भारत का निर्माण किया। इसके बाद 1950 में संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतांत्रिक देश बना। महापुरुषों का सबसे बड़ा गुण होता है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता यानी भविष्य में क्या होने वाला है ये बहुत पहले ही जान लेना। सरदार पटेल भी बहुत दूरदर्शी थे। आजादी के 73 वर्षों बाद आज भी सरदार पटेल और उनके विचार बहुत प्रासंगिक हैं। आजादी के सिर्फ 56 दिनों के बाद दशहरे के मौके पर दिए गए अपने एक ऐतिहासिक भाषण में सरदार पटेल ने यह साफ किया था कि अगर देश में सब अपनी अपनी मांगे मनवाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहे तो यह देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्होंने जो बात 73 वर्ष पहले कही थी वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इसलिए आज आप सबको सरदार पटेल के उस भाषण का एक छोटा सा अंश हम सुनवा रहे हैं। इस अंश को आप ध्यान से सुनिए, इस भाषण को, और आपको ये समझ में आएगा कि सरदार पटेल की विचारधारा क्या थी और उनकी विचारधारा कैसे आज भी देश के हालात पर बिल्कुल फिट बैठती है। दुनिया भर में जितना इल्म है उससे ज्यादा हमारे लोग में दिमाग है, लेकिन हम संगठित चल नहीं सकते हैं। व्यक्तिगत अलग अलग अपनी राय रखते हैं, वो नहीं चलना चाहिए। हमें समाज को संगठित करना चाहिए। तो वो चीज करने के लिए पहले तो हमारे आज कोई भी झगड़ा का काम हो, फिसाद का काम हो, टंटा का काम हो, छोड़ देना चाहिए। 5 साल काम कर लो। और हम लोग तो अब जरीफ हुए, बुढ़े हुए, हमारा काम तो एक गुलामी में से छोड़ाना था, वो तो पूरा हो गया। लेकिन उठाने के लिए नौजवान तैयार न हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये नहीं है कि हमारे नौजवानों में दिमाग नहीं है, दिमाग तो बहुत है, तेज है, ज्यादा तेज हो गया, उससी मुसीबत होती है। जितना होगा ये तेज इससे ज्यादा हो जाए। तो हर चीज में हम एक प्रकार की सबकी गलती निकालने का हमारा दिमाग आगे चलता है। तो एक क्रिटिकल दृष्टि हमने बनाई है कि हर चीज की चेष्टा करनी, टीका करनी, टिप्पण करना है उसके पर, लेकिन हमें प्रैक्टिकल चीज, कोई व्यवहारू चीज करनी हो तो फिर किताब देखते हैं, किताब में क्या लिखा है, उससे काम नहीं होता। वो तो हाथ पर चलाने की बात है। तो जो व्यापारी लोग, जो धनिक लोग हैं, उनके साथ हमें ये जो इनके पास इल्म है वो इल्म भी हमें लेना पड़ेगा और उनका साथ लेना पड़ेगा कि तुम आओ भाई, मुल्क तुम्हारा है और मुल्क में आज तो बहुत मैदान पड़ा है, उसमें जितना काम आप करो, परदेशियों के समय में करते थे, इससे ज्यादा करने का मौका आपको मिलेगा। वो हमसे डरते हैं, हमारा उसको भरोसा नहीं है, हम उनका भरोसा नहीं करते। इस तरह से काम नहीं चलेगा। उनका एक दूसरे का विश्वास पैदा करना चाहिए, तब काम चल सकता है। तो मजदूर का धनिकों के साथ झगड़ा और ये जो और लोग है वो आपस में झगड़ा करे, प्रांत प्रांत का झगड़ा, कि हम इस तरह से आपस में सब झगड़ा करता रहे तो हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के पड़े हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा।
तो आज हमें सरदार पटेल से सीख लेनी चाहिए। और सरदार पटेल अगर उस समय उन 565 रियासतों की पसंद नापसंद पर जाते, उनकी आज़ादी पर जाते कि उन्हें पूरी आज़ादी दे दी जाए कि वो ये तय कर लें कि उन्हें क्या करना है, तो फिर ये देश कभी नहीं बन पाता, ये राष्ट्र कभी नहीं बन पाता। उन सारी रियासतों की, उन सारे राजाओं की, रजवाड़ों की जाहिर है अपनी नापसंद जरूर रही होगी, कोई पसंद नापसंद होगी, और उन्हें लोकतंत्र के नाम पर यह पूरी आज़ादी भी होगी कि वो अपनी बात कह सकें। लेकिन उनके ऊपर सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि देश के लिए, भारत के लिए, राष्ट्र के लिए क्या सही है, और वही सरदार पटेल ने किया। सरदार पटेल ने अपने भाषण में जो कहा उसका सीधा सा अर्थ यह है कि लोकतंत्र में अलग अलग राय रखना गलत बात नहीं है, सबको पूरा अधिकार है, अलग अलग राय रखिए, अलग अलग बात कहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन इतने अलग अलग लोगों की जो राय है लोकतंत्र में, उसमें से वही राय चुनी जाएगी जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए ठीक होगी। देश आपकी पसंद और नापसंद से कहीं ज्यादा ऊपर है, कहीं ज्यादा बड़ा है, ये बात सरदार पटेल ने समझाई है। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाना चाहते हैं जो लोकतंत्र के प्रति आपकी समझ को बढ़ाएगी, और ये खबर मलेशिया से आई है, जहां कल कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि प्राण जाए पर सत्ता ना जाए। मलेशिया की संसद के निचले सदन में कल वहां के बजट पर वोटिंग हुई थी, और इस वोटिंग में वहां के 3 सांसद पीपीई किट पहनकर सदन में वोट डालने के लिए पहुंचे। इनमें मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष का भी एक सांसद थे। ये तीनों कुछ समय पहले कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए थे और वहां के नियमों के मुताबिक इन्हें होम क्वारंटीन में रहना था। लेकिन मलेशिया की सरकार ने नियमों को नजरअंदाज करते हुए इन सांसदों को वोटिंग में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर बजट पर सरकार को जरूरी वोट नहीं मिलते तो मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन की कुर्सी खतरे में पड़ जाती। विपक्षी पार्टियों को इसकी जानकारी थी, इसीलिए इन पार्टियों ने पीपीई किट में आए सांसदों का विरोध किया। मलेशिया की सरकार के खिलाफ सदन में नारेबाजी भी की गई इस मुद्दे पर, और यह आरोप भी लगा कि सरकार बचाने के लिए मलेशिया के प्रधानमंत्री ने सदन के दूसरे सदस्यों की जान जोखिम में डाल दी इन सांसदों को वहां बुलाकर। यानी सत्ता बचाने के लिए उन्होंने कोरोना के खतरे से भी समझौता कर लिया। आप पहले मलेशिया की संसद से आई ये तस्वीरें देखिए और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे पीपीई किट ने मलेशिया के प्रधानमंत्री की कुर्सी बचा ली। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, पॉलिटिक्स इज नॉट अ गेम, इट्स एन अर्नेस्ट बिजनेस। इसका अर्थ है राजनीति कोई खेल नहीं है, ये गंभीर व्यवसाय है, गंभीर काम है। पर इससे अलग राजनीति में बने रहने के लिए बहुत से नेता कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते। मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने कोरोना के खतरे के बावजूद होम क्वारंटीन के नियम से बंधे सांसदों को वोटिंग में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी और अपने बजट को पास करवा लिया। मलेशिया की संसद में कुल सदस्यों की संख्या 220 है। इस हिसाब से बजट पास कराने के लिए मलेशिया की सरकार को 111 वोटों की जरूरत थी और वोटिंग में उसे इतने ही सांसदों का समर्थन मिला और इसके विरोध में 108 वोट पड़े। यानी अगर पीपीई किट में आए सांसद वोटिंग करने के लिए नहीं आते तो बजट भी पास नहीं होता और सरकार पर भी एक नया संकट खड़ा हो जाता। आप कह सकते हैं कि दुनिया भर में डॉक्टरों, नर्सों और हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वायरस से बचाने वाले पीपीई किट ने मलेशिया की सरकार को भी बचा लिया। आजकल आप अपने घर से बाहर जब भी जाते होंगे तो लगभग सभी महिलाओं और पुरुषों के पास मोबाइल फोन देखते होंगे और शायद आपको ऐसा लगता होगा कि डिजिटल भारत में महिलाएं भी पुरुषों के बराबर हैं। हालांकि ये सच्चाई नहीं है। यह विश्लेषण भारत की 60 करोड़ महिलाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी ये खबर बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंटरनेट के इस्तेमाल में महिला और पुरुषों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और इनमें से 17 राज्यों और 5 यूनियन टेरिटरीज में इंटरनेट के इस्तेमाल पर एक रिसर्च की गई और उसमें यह पता चला कि देश के 10 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज में औसतन हर 10 में से 6 महिलाओं ने अपने पूरे जीवन में इंटरनेट का इस्तेमाल कभी नहीं किया। यह पक्षपात हमारे देश में बिहार जैसे गरीब राज्यों से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात जैसे संपन्न राज्यों में एक जैसा है।
महाराष्ट्र में औसतन हर 10 में से लगभग 4 महिलाओं और गुजरात में औसतन हर 10 में से 3 महिलाओं ने इंटरनेट का इस्तेमाल कभी नहीं किया। यानी देश के संपन्न राज्य भी इंटरनेट तक महिलाओं की पहुंच बनाने के मामले में बहुत पीछे हैं। यह भी देखा गया कि जिन राज्यों में महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल कम करती हैं, वहां पर उनकी साक्षरता दर भी काफी कम है। यानी अशिक्षा और इंटरनेट के इस्तेमाल के बीच भी एक सीधा संबंध है। हमारे देश में महिलाओं की औसत साक्षरता दर 87% है। हालांकि स्टडी के मुताबिक बिहार में महिलाओं की औसत साक्षरता दर सिर्फ 57% है। इस मामले में बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में एक है और बिहार में औसतन हर 10 में से 8 महिलाओं ने इंटरनेट का इस्तेमाल कभी नहीं किया। वैसे आज के समय में इंटरनेट से ये दूरी लगभग अनपढ़ होने के बराबर है और देश की इन करोड़ों महिलाओं को इंटरनेट के इस्तेमाल का अधिकार दिए बिना हमारा समाज कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। भारत में लगभग 74 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इस मामले में भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तब माना गया था कि ये वर्चुअल दुनिया सबको बराबरी का मौका देगी और इस वर्चुअल दुनिया में सब बराबर होंगे। यहाँ महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि भारत के पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिला और हमारी असली दुनिया के बाद अब इंटरनेट पर मौजूद इस वर्चुअल दुनिया में भी भारतीय महिलाओं के साथ ये डिजिटल भेदभाव हो रहा है। इसके बारे में पूरे देश को सोचना चाहिए, परिवारों को सोचना चाहिए, सरकारों को सोचना चाहिए और जो लोग इस तरह की नीतियां बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, उन्हें तो सबसे ज्यादा सोचना चाहिए। अब हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी दिखाने वाले हैं जो 10 साल पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जिसे आप पीओके के नाम से जानते हैं, यह महिला पीओके से भारत के कश्मीर में आ गई थी 10 साल पहले और यहां आने के बाद इस महिला को यह समझ में आया कि पीओके नरक है जबकि असली स्वर्ग भारत का कश्मीर है। कश्मीर के कुपवाड़ा में रहने वाली इस महिला का नाम है सोमिया सदफ। आज जब आप इस महिला की कहानी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर पीओके के लोगों को एक बार भी यह मौका मिले कि वो भारत में आ सकें तो वो शायद सबसे पहले भारत के कश्मीर में आकर बसना चाहेंगे। हमारी टीम कश्मीर के कुपवाड़ा गई जहां सोमिया अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती है। सोमिया ने भारत आकर न सिर्फ अपना खुद का कारोबार शुरू किया बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए उन्होंने खुद को और अपने परिवार को भी आत्मनिर्भर बनाया। कश्मीर पर पाकिस्तान के दुष्प्रचार को झूठा साबित करने वाली ये रिपोर्ट आज पूरे भारत को, पूरी दुनिया को और खास तौर पर पाकिस्तान के लोगों को तो जरूर देखनी चाहिए और इससे हमारी आपसे अपील है कि आप जितने भी लोगों को जानते हैं इस रिपोर्ट को उनके साथ जरूर शेयर करें और आपको यह समझ में आएगा कि पीओके में रहने वाले लोग भी कैसे भारत के कश्मीर में आकर रहना चाहते हैं, भारत सरकार की योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं, जो विकास और जो प्रोग्रेस कश्मीर में हो रही है उसका वो लाभ उठाना चाहते हैं। आदाब आदाब। मेरा नाम सोमिया सदफ है। सर मेरा अपना डेयरी फार्म चल रहा है। इस टाइम मेरे पास छोटी बड़ी मिला के 16 गायें और 120 से 130 लीटर जो पर डे मेरा दूध मार्केट में जा रहा है। अरे वाह। उसके साथ साथ मेरा सेंटर भी चल रहा है नीटिंग का। उसमें मैंने 50 बच्चियों को काम सिखा दिया है और उसके साथ साथ सर मेरी अपनी जो है तो रेडीमेड शॉप भी चल रही है। मैंने इस टाइम ये NRSLM के थ्रू मैंने 3 यूनिट अपने खड़े कर लिए हुए। चलिए कुपवाड़ा की आप सब बहनों को मेरी तरफ से बहुत बधाई है। आपने इतना बढ़िया काम फैलाया है और मैं मानता हूं पहाड़ों में दूध की बड़ी दिक्कत होती है तो आपने ऐसा कारोबार चुना है कि कितना लाभ होता है कश्मीर के लोगों को। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बातचीत के बाद पहली बार सोमिया सदफ को पूरे देश ने जाना। सोमिया सदफ के विकास मॉडल ने कुपवाड़ा की दूसरी महिलाओं को भी अपना रोजगार शुरू करने में मदद की। लेकिन सोमिया सदफ की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है, वो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से भारत आई हैं। यानी कश्मीर को बांटने वाली नियंत्रण रेखा के दोनों हिस्सों से उनका संबंध है। पीओके में उनका मायका है और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में उनकी ससुराल है। मैंने सवेरे बात की बिशारत से। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे
जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के चुनाव में सोमिया सदफ निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हम लोग आए यहाँ 2010 में। ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी रिहेबिलिटेशन बाज़ाबातकारी की। इसके ज़रिए हम लोग अमन का पैगाम लेकर वहाँ से यहाँ आए और इंशाल्लाह हम आगे भी यही चाहेंगे कि हमारे मुल्क में अमन कायम और दायम रहे। सोमिया सदफ केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजना की महत्वपूर्ण सदस्य और जम्मू कश्मीर की महिलाओं को आगे बढ़ाने की एक उम्मीद है। अब उन्होंने विकास के मुद्दे पर ही जनता से वोट मांगा है। मैंने देखा कि यहाँ पे क्या मसाइल हैं। मैंने बहुत करीब से गुर्बत को देखा है। मैंने फील्ड वर्क की है। मैं अवेयरनेस कैंपों में जाती हूँ। मैं खुद भी क्यों एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो जब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला अपने आप को मतलब सेटल करने के लिए, तो मैंने सोचा कि जिस तरह मैं खुद अपनी गुर्बत गरीबी को दूर कर सकती हूँ, क्यों ना मैं भी सामने आऊँ तो बाकी लोगों को भी मैं मशवरा दूँ आप लोग कैसे जो है तो अपने घर की रहनुमाई कर सकते हो। हालांकि सोमिया सदफ की पीओके से जम्मू कश्मीर पहुंचने की एक लंबी कहानी। पीओके में पढ़ाई लिखाई की अच्छी सुविधा नहीं होने की वजह से सोमिया लाहौर के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। यहीं पर उनकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से आए अब्दुल मजीद भट्ट से हुई, जो वहां पर आतंकवादी ट्रेनिंग के लिए गया था। वर्ष 2002 में पीओके में सोमिया सदफ और अब्दुल मजीद भट्ट ने शादी कर ली। अगले 8 साल दोनों वहीं रहे। इस दौरान इनका परिचय बढ़ा और 3 बच्चे हुए। इसी के साथ सोमिया और उनके पति अब्दुल मजीद भट्ट को पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की सच्चाई भी पता चली। इसके बाद सोमिया सदफ ने अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बदलने वाला बड़ा फैसला लिया। वर्ष 2010 में सोमिया सदफ अपने पति और 3 बच्चों के साथ नेपाल होते हुए भारत आ गई। सोमिया को भारत की नागरिकता मिली और परिवार को जम्मू कश्मीर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिला। जब मुझे प्यार मिला तभी मैं इस स्टेज तक पहुंची। अगर मुझे प्यार नहीं मिलता तो शायद मैं भी इतना आगे नहीं निकलती। जम्मू कश्मीर में सोमिया सदफ को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने का मौका मिला और अब वो डीडीसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी। 22 दिसंबर को इस चुनाव के नतीजे आएंगे। सोमिया सदफ को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, कुपवाड़ा। वैसे तो ये डिनर का समय है और इस समय आप में से बहुत सारे लोग डीएनए देखते समय अपना डिनर करते होंगे। ये चाय का समय नहीं है। मैं भी रात में इस समय चाय नहीं पीता, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक चाय हो जाए। इसलिए आज आपके साथ आपके सामने एक कप चाय लेकर आया हूं। वैसे तो आप में से ज्यादातर लोग डीएनए देखने के बाद सोने चले जाएंगे। हमें भी उम्मीद है कि इस दौरान आपने अपना डिनर भी कर लिया होगा या कर रहे होंगे, लेकिन सर्दियों का मौसम है तो क्यों ना एक कप चाय पर चर्चा हो जाए। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो यकीन मानिए ये विश्लेषण देखते हुए आपका भी ये मन करेगा कि क्यों ना एक कप चाय हो जाए, क्योंकि हमारा ये विश्लेषण आज चाय के शौकीनों को ही समर्पित है। आज इंटरनेशनल टी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2019 से हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की थी, लेकिन भारत समेत बहुत सारे चाय उत्पादक देश हर साल 15 दिसंबर को भी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जिस तरह दिन में 2 कप चाय बुरी नहीं होती, उसी तरह साल में 2 बार चाय का सम्मान करने में भी कोई बुराई नहीं है। चाय भारत के लोगों की जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा है। ज्यादातर लोगों की सुबह की शुरुआत एक प्याली चाय के साथ ही होती है भारत में, और शाम का स्वागत भी अक्सर चाय के साथ ही होता है। जब आप किसी के घर जाते हैं तो सामने वाला प्यार से पूछता है एक एक चाय हो जाए, और अगर ऐसा ना हो तो लोग बुरा भी मान जाते हैं और कहते हैं कि उनसे एक कप चाय भी नहीं पूछी गई। बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने वाला दोस्त अगर आपको पुराने अड्डे पर लेकर जाकर चाय पिलाए तो दोस्ती के सुनहरे पल याद आ जाते हैं। अगर घर का कोई बड़ा चाय बनाए तो उसमें स्नेह की खुशबू आती है, आशीर्वाद का भाव आता है। घर का कोई छोटा चाय बनाए तो उसे सबका ख्याल रखने वाला समझा जाता है। जब आप किसी से जबरदस्ती चाय बनाने के लिए कहते हैं तो उसमें सामने वाले की एक खींच भी झलकती है। लोग चाय के जरिए दोस्ती का भी आकलन करते हैं, दुश्मनी का भी। गैर कानूनी काम करने वालों को अक्सर पुलिस की चाय कड़वी लगती है। लोग
तब शिकायत भी करते हैं जब चाय में कभी दूध ज़्यादा हो जाता है, कभी पानी ज़्यादा होता है, कभी चाय की पत्ती ज़्यादा डाल दी जाती है। यानी परफेक्ट चाय बनाना भी हमारे देश में अपने आप में एक कला है, क्योंकि सबको सबकी चाय पसंद नहीं आती। ये कला सबको नहीं आती। चाय को लेकर हमारे देश में लोग बहुत इमोशनल हैं। दफ्तर वाली चाय अलग होती है, घर वाली चाय का स्वाद अलग होता है। बुद्धिजीवी चाय पर देश के वर्तमान और भविष्य के बारे में अक्सर चर्चा करते हैं और अगर कोई चाय बनाने वाला किसी बड़े मुकाम पर पहुंच जाए तो उसकी सफलता के किस्से हर किसी की जुबान पर होते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपना सफर एक चाय वाले के तौर पर ही शुरू किया था। हमारे देश में जब रिश्वत भी ली जाती है तो यही कहकर ली जाती है कि चाय पानी की कुछ व्यवस्था कर दीजिए, यानी रिश्वत भी चाय पानी के नाम पर ही ली जाती है। भारत के मध्य वर्गीय परिवारों में दिन में 2 कप चाय तो आमतौर पर बनती ही है। इसलिए आज हमने चाय के इतिहास और इसके गुणों पर आपके साथ एक छोटी सी चर्चा करने का फैसला किया है, क्योंकि अगर मौसम ठंडा हो तो आपको चाय चाहिए, अगर बरसात हो रही हो तो भी आपको चाय चाहिए, अगर आप बहुत खुश हैं तो भी आप दोस्तों को कहते हैं कि चलो 1 कप चाय हो जाए, अगर उदास हैं तो भी आपको चाय ही चाहिए। यानी चाय हर मौसम में आपकी साथी है। चाय सम्मान की भी सूचक है, क्योंकि जब आप किसी बड़े आदमी के पास जाते हो और वो आपको चाय पिलाता है तो आप बहुत खुशी खुशी बाहर आकर कहते हैं कि उसने हमारे साथ बैठकर चाय पी। यानी चाय के इतने सारे मतलब हैं और चाय कैसे भारत के डीएनए में बसी हुई है। कहते हैं पानी के बाद चाय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पिए जाने वाला पेय पदार्थ है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल समेत दक्षिण एशिया में कई देश हर साल 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं। अब इनमें केन्या, मालावी, तंजानिया और युगांडा जैसे देश भी शामिल हो चुके हैं। मान्यता है कि चाय की खोज करीब 5000 वर्ष पहले चीन में हुई थी। तब चीन के इतिहास के दूसरे सम्राट शेन नोंग अपनी सेना के साथ किसी दूर दराज के इलाके में कुछ देर के लिए रुके थे और उन्हें पानी को उबालकर पीने की आदत थी। जब उनके एक सेवक ने उनके लिए पानी उबाला, तभी पास ही में मौजूद एक पेड़ से कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गईं और पानी का रंग ब्राउन हो गया। लेकिन किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब इस सम्राट ने इस पानी को उबला हुआ पानी समझकर पिया तो सम्राट को यह पानी बहुत स्वाद लगा। उसे इसका स्वाद बड़ा पसंद आया और उन्हें बहुत ताजगी का एहसास हुआ। कहा जाता है कि यहीं से चीन में चाय बनाने की परंपरा शुरू हो गई और चीन में इसे चाय नहीं, चा कहा जाता है। चीन में एक विशेष प्रकार की चाय की कीमत सोने की कीमत से भी 20 गुना ज्यादा है। इसे वहां डा होंग पाओ कहते हैं। इसके लिए आपको प्रति 1 ग्राम 1 लाख रुपए देने होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस पेड़ से इस चाय की पत्तियां मिलती हैं वो लगभग अब विलुप्त हो चुका है। भारत में दार्जिलिंग चाय की एक किस्म की कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक भी हो सकती है। आज की तारीख में भारत और चीन ही दुनिया में सबसे ज्यादा चाय उगाते हैं। कहा जाता है कि भारत में चाय का प्रवेश सैकड़ों वर्ष पहले सिल्क रूट के जरिए हुआ था, लेकिन औपचारिक तौर पर भारत के लोगों का चाय से परिचय कराने का श्रेय असल में अंग्रेजों को जाता है। अंग्रेजों ने ही सबसे पहले 1830 के दशक में भारत में चाय के बागान लगाने की शुरुआत की। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि 16वीं शताब्दी तक पश्चिम के देशों ने चाय देखी तक नहीं थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों का परिचय चाय के साथ हुआ, लेकिन तब यूरोप के लोगों के लिए चाय बहुत महंगी हुआ करती थी और इसकी तस्करी करके इसे यूरोप के देशों तक पहुंचाया जाता था। यानी आपने कभी सुना है चाय की भी स्मगलिंग होती थी। 400 ग्राम चाय का उत्पादन करने में चाय की 2000 से ज्यादा पत्तियों की जरूरत पड़ती है। पूरी दुनिया में वैसे तो चाय की 20,000 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 6 तरह की चाय पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। पहली है दूध और पानी को मिलाकर बनने वाली पारंपरिक चाय, जो अक्सर भारत के घरों में बनाई जाती है, जिसे आप भी पीते होंगे। इसके बाद ग्रीन टी का फैशन आजकल बहुत है। इसके बाद है ब्लैक टी, हर्बल टी, व्हाइट टी और फिर ऊलॉन्ग टी का नंबर आता है। टी बैग के जरिए चाय बनाने की शुरुआत भी 1908 में अमेरिकी व्यापारी थॉमस सुलिवन ने की थी। लेकिन टी बैग का आविष्कार एक संयोग था। दरअसल थॉमस सुलिवन अपने ग्राहकों को छोटी छोटी पोटलियों में चाय बेचा करते थे, लेकिन कुछ ग्राहकों को ऐसा लगा कि शायद इन पोटलियों को गर्म पानी में डुबोना होता है और कुछ लोगों ने
गलतफहमी में ऐसा ही कर भी लिया और यहीं से लोगों को चाय टी बैग के साथ भी मिलने लगी और अब लोग जहां चाहे जब चाहे टी बैग की मदद से चाय पी सकते हैं। तो यहां से टी बैग्स का चलन शुरू हुआ। एक बहुत ही मशहूर अंग्रेज लेखक हुए हैं जिनका नाम था आर्थर विंग पेनेरो। उन्होंने एक बार चाय की तारीफ में कहा था कि जहां चाय होती है वहां उम्मीद होती है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां चाय वहां राह। चीन के महान दार्शनिक लाओ त्सू ने चाय को जीवन का अमृत कहा था। अब आप चाय को चाहे जिस भी रूप में देखें, इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके दिन की शुरुआत, जिनकी सुबह बिना चाय के हो नहीं सकती, जिनकी शाम भी बिना चाय के शुरू नहीं होती। लेकिन जरूरत से ज्यादा चाय आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है, इसलिए इसे कंट्रोल में पीजिए, नियंत्रण में ही पीजिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.